Okay, so the today's topic of discussion is potential energy of a dipole in a uniform electric field. किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी करती है और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, ये हम अब सीखना चाह रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी ये पूरा इन्वायरमेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से भरा है, जिसकी एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ फोर्स मैंने आपके सामने दिखाई है। और सपोज़ कीजिए कोई डायपोल आपको यहाँ पर रखना है इसके प्रेजेंस में, तो डायपोल अलग अलग ओरिएंटेशन एक्वायर कर सकता है, जिसमें से जो सबसे कंफर्टेबल ओरिएंटेशन उसकी है वो ये वाली है -q, एंड सपोज द डायपोल इज रेस्टिंग लाइक दिस। इस पोजीशन को रिलैक्स्ड पोजीशन कहते हैं। वाई एट ऑल दिस पोजीशन इज कॉल्ड रिलैक्स्ड पोजीशन, आराम की अवस्था है। रीज़न ये है कि इस कंडीशन में इस पे जो नेट टॉर्क है और जो नेट फोर्स है दोनों ज़ीरो है। सेकेंडली दिस इज़ ए पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्थायी संतुलन की भी अवस्था है। ये दो बातें हमको समझना है। यानी अगर आप इस डायपोल को इस कंडीशन से डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो सिस्टम की एक टेंडेंसी होगी कि इसको वापस इस पोजीशन पे लाने की, बिकॉज दिस इज़ ए वेरी फेमस प्रिंसिपल कि जब किसी भी आप सिस्टम को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाए या इंक्रीज़ हो जाए, तो सिस्टम ऐसे बिहेव करता है कि वापस अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज़ कर ले, न्यूनतम बना ले। अब हमको एक रिलेशन निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे। नेवर फॉरगेट वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम is always the crux of these kind of problems. If you remember work energy theorem, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम 11th क्लास में पढ़ा है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, कुल जमा जो फोर्स है, नेट फोर्स है, अगर आप उसके द्वारा वर्क डन निकालें तो वो इक्वल टू आएगा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी और द सिस्टम। बॉडी में जितना भी काइनेटिक एनर्जी का परिवर्तन होगा वो वर्क डन बाय द नेट फोर्स के बराबर होता है। नेवर फॉरगेट, जब कभी भी हम वर्क डन की बात करते हैं तो एक कंडीशन ये डेवलप होती है दैट देयर कैन बी सम कंजर्वेटिव फोर्स एंड देयर कैन बी सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंडली, जब कभी भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ वर्क करके किसी बॉडी को मूव कराएंगे तो बॉडी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर लेगी, यानी वर्क डन विल बी सेव्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लाइक ग्रेविटी में आप अगर किसी चीज़ को ऊपर उठाते हैं तो ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके खिलाफ जब आप किसी को वर्क कराएंगे तो उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी राइज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर वो ऑटोमेटिकली नीचे आ रही ग्रेविटी में तो पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट के ऊपर वर्क परफॉर्म होगा। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, जो ई के कारण जो फोर्स होता है वो कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं आप वो भी कॉन्जर्वेटिव होता है। एंड द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज फ्रिक्शन। Friction is the biggest example of non-conservative force. Non-conservative force यानी इसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। अगर आप रास्ता लंबा कर देंगे, डेस्टिनेशन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को नहीं बदल के रास्ता बदल देंगे तो भी वर्क डन चेंज हो जाएगा। सेकेंडली, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ जितना भी वर्क होता है, उसकी प्रेजेंस में जो वर्क होता है, it is never saved, it is never conserved, it is always lost in the form of either heat energy or some other form of energy. Anyway, so this was something, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको ब्रीफली बताई। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पर अलग से एक पूरा लेक्चर लेंगे तो आपको सारी बातें और क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ पर सपोज कीजिए
कि अगर हमने इसको थीटा एंगल से डिस्टर्ब किया, इस पोजीशन से इसको थीटा एंगल पे ले गए, यहाँ से यहाँ, ऑब्वियस बात है कि इस पे टॉर्क लगेगा इन ऑल दी सिचुएशंस। टॉर्क की वैल्यू हमने पहले निकाली थी पिछले लेक्चर में, दैट विल बी पी ई साइन थीटा। व्हाट इज पी? पी जो है वो डायपोल मोमेंट है और पी की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी अगर इस पोजीशन में तो इस तरफ है और इस पोजीशन में माइनस क्यू प्लस क्यू है तो इस तरफ है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो पी ई साइन थीटा टाउ है। आपको कभी कभी बुक्स में यहाँ एक माइनस लगा हुआ दिखता है, सो माइनस टेल्स यू दैट दिस इज ए रिस्टोरिंग टॉर्क, यानी ये टॉर्क इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। थीटा अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो टाउ नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहा है, यानी इसको नीचे की तरफ घुमाने की, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। बट स्टिल अभी फ़िलहाल हम माइनस नहीं लगा रहे, तो टाउ की जो वैल्यू है जो इसको वापस लाना चाहती है वो पी साइन थीटा है, और थीटा वेरिएबल है। थीटा ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते कुछ वैल्यू तक हम लेकर जाएंगे, तो जहाँ तक भी लेकर जाएंगे थीटा की वैल्यू बदलेगी तो टाउ की वैल्यू भी बदलेगी, यानी दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल टॉर्क। जैसे वेरिएबल फोर्स होता है उसमें वर्क डन जब निकालते हैं तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना ही होता है, बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला दैट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी टॉर्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है डी डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइंग ए टॉर्क टाउ डी थीटा। टॉर्क मान लीजिए जो हमारे खिलाफ लग रहा है उतना ही करीब करीब हम फोर्स लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए, यानी हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम देयर इज़ नो फ्रिक्शनल लॉसेस, फ्रिक्शन के कोई लॉस नहीं हो रहे हैं, तो नेट फोर्स ऑलमोस्ट ज़ीरो है या इप्सिलॉन बड़ा है रिस्टोरिंग टॉर्क से। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी वर्क हम करेंगे वो पूरा का पूरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम इसको इंटीग्रेट करें ज़ीरो टू सम वैल्यू थीटा या थीटा एम सपोज, तो फॉर्मूला बनेगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट करा ज़ीरो टू थीटा एम, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट ज़ीरो अपर लिमिट थीटा एम सपोज। साइन थीटा का इंटीग्रेशन वी ऑल नो दैट इज माइनस कॉस थीटा, तो आपको मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे, इस माइनस की वजह से पहले लोअर लिमिट ले लेंगे बाद में अपर लिमिट ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा पी कॉस ज़ीरो माइनस कॉस थीटा एम। दिस इज द वर्क डन। वी ऑल नो दैट कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो पी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा एम, जहाँ तक हमने इसको डिफ्लेक्ट करा है। तो ये जो वर्क डन आया ये पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम इट मस्ट बी सेव्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इस कंडीशन में ज़ीरो ले रहे हैं या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में यू आई ले रहे हैं और इस कंडीशन में यू एफ ले रहे हैं, तो जो परिवर्तन आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो इतना पूरा का पूरा वर्क डन के बराबर आएगा। तो इट विल बिकम पी 1 माइनस कॉस थीटा एम। अब आप देख लीजिए कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं तो अगर आप थीटा एम की वैल्यू 90 डिग्री कर दें, यानी इसको घुमाकर परपेंडिकुलरली जमा दें, तो थीटा एम 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी परपेंडिकुलर सिचुएशन में जब प्लस क्यू ऊपर है माइनस क्यू नीचे है तो एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी, प्लस पी के बराबर। यानी जब थीटा एम 90 डिग्री है
तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पी हो जाएगी। और मान लीजिए आपने घुमा के पूरा 180 से घुमा दिया अगर आपने इसको, तो उस सिचुएशन में cos 180 डिग्री आपका होता है -1। उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2p, बिकॉज -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2p हो जाएगा। और उसके बाद एक बार और घुमाएंगे आप इसको 270 डिग्री से, तो वापस से आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो p मिलेगी। और एक 360 का रोटेशन करके वापस ले आएंगे, अगर आप घुमाकर यहाँ पर -q कर दिया, यहाँ पर +q कर दिया, तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए आपकी कितनी आ जाएगी। ओके, तो जब 0 डिग्री पे होंगे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, डेल्टा यू आप 0 मान लीजिए। 90 डिग्री जब थीटा होगा पोटेंशियल एनर्जी का परिवर्तन इंक्रीज होगा +p। जब 180 डिग्री तक घुमा देंगे, ठीक उल्टा कर देंगे, यानी +q आ जाएगा, -q यहाँ आ जाएगा, उल्टा कर दिया 180 डिग्री पे, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी 2p। यानी इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन है डायपोल के लिए, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। और जब 270 डिग्री कर देंगे, cos 270 फिर से 1 होता है, सॉरी cos 270 फिर से 0 होता है, तो फिर से p आ जाएगा डेल्टा यू। और लास्ट में जब 360 डिग्री घुमा के वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फिर 0 हो जाएगी। शुड नॉट बी अमेज्ड कि जितना भी वर्क हमको इसके खिलाफ करना वो यहाँ तक करना है। जब इसके इस डायरेक्शन से नीचे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी खुद की एनर्जी से लौट कर आएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में देते हैं, वापस आने में ये खुद ब खुद उसको लौटा देगा। सो दिस इज़ हाउ द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट वर्क्स। पर यहाँ पर एक ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली हमने, ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाली, इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम फिर भी नहीं मानते। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए हमको एक रेफरेंस चाहिए होता है। वी शुड नोट दैट दिस इज द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने 0 डिग्री को रेफरेंस लिया है तो ये उस रिलेशन में आपने पोटेंशियल एनर्जी का परिवर्तन निकाला है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपको चाहिए, इफ यू नीड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, देन आपको थोड़ा सा और सावधानी बरतना पड़ेगी। और वो ये कि सपोज करो ये हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिवर्स यहाँ ख़त्म होता है। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, यहाँ इन्फिनिटी है, इसके बियॉन्ड इन्फिनिटी है सपोज कीजिए, और डायपोल को इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं। सपोज डायपोल इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, -q +q। जब वो इन्फिनिटी पे पड़ा है तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स, नेट टॉर्क सब 0 है। इस सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम मान रहे हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहे हैं। अब सोचिए ये डायपोल वहाँ से अंदर आया, उसके बाद थीटा एंगल से मुड़ा, तो क्या क्या एक्टिविटी हुई है। तो सोचने वाली बात है कि जैसे ही हम इसको अंदर लेंगे, सबसे पहले -q इसके दायरे में आएगा। जैसे -q इसके दायरे में आएगा, उसको E अट्रैक्ट करेगा, यानी उसके ऊपर इस तरफ एक फोर्स लगेगा इक्वल टू QE। और जब QE फोर्स लगेगा तो ये उसकी डायपोल की लेंथ है, तो अंदर खिंचाता चला आएगा, तो वर्क डन होगा W1 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना? अब की बार फोर्स है, अब की बार इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि QE कांस्टेंट है। -q को खींचा उसने अंदर की तरफ, कितना खींचा? 12 तक खींचा। तो जैसे ही 12 तक खींचेगा तो ये वर्क डन, क्योंकि इस फोर्स ने अपनी तरफ से किया है तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। यानी हम 0 से भी नीचे चले जाएंगे, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इन्फिनिटी पे 0 थी तो इस सिचुएशन में यानी अब +q यहाँ आ गया और -q यहाँ आ गया जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी -QE × 12। और Q × 12 को P लिख सकते हैं, तो -P।
अब एक सोचने का नया तरीका हमें मिल गया कि जब डायपोल -q + q अलाइंड होता है इस सिचुएशन में, तो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 ना मानते हुए हम -p मान सकते हैं। अब आप इसको पूरा चलाते हुए इसी पोजीशन में अंदर लाएंगे तो कोई वर्क नहीं होगा। रीज़न ये है कि इसके ऊपर -q इधर लगेगा और इस तरफ q बाहर की तरफ लगेगा। नेट फोर्स भी 0 होगा, अभी रोटेट नहीं कर रहे हैं तो नेट टॉर्क भी 0 है। उस सिचुएशन में जब इसको पूरा लेकर हम सेंटर तक ले आएंगे -q + q, इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी ये की ये रहने वाली है, बदलने नहीं वाली है, क्योंकि कोई वर्क नहीं हो रहा। जो कुछ भी वर्क हुआ वो बाहर से अंदर आने में, वो भी -q के पूरे अंदर आने में, और +q जैसे एंटर होता है वर्क डन होना बंद हो जाता है। अब -p एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है रिलैक्स्ड सिचुएशन में, इस सिचुएशन में। अब θm से जब घुमाएंगे तो हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा shall be -p इनबॉर्न पोटेंशियल एनर्जी प्लस p इंटू 1 - cos थीटा। थीटा मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, m नहीं ले रहा हूँ आपकी बात। इसको अंदर दे दीजिए, p से p कट जाएगा एंड यू विल हैव ओनली pe cos थीटा एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा ऑफ द डायपोल। अब आप थीटा = 0 कर दीजिए, तो जैसे आप थीटा 0 करेंगे आपकी थीटा 0 करेंगे आप, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, p1 - cos थीटा is the potential energy, -p is here, so right, it should be -p cos theta, -p cos theta, that's okay. Now if you put theta = 0, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -p रिलैक्स पोजीशन में, और थीटा 90 डिग्री करेंगे तो अब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाएगी। 180 पर वो हो जाएगी आपकी +p के बराबर, तो चेंज टू p हो जाएगा एंड लाइकवाइज। सो लेट अस स्टॉप हियर। आप इसको अच्छे से समराइज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, हम इसके आगे अगले टर्न पे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।